पश्चिम बंगाल का चुनाव इन लिहाज से खास है कि पूरा जो पेंडेमिक है उसमें ये चुनाव हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने देखा बीते चरणों में कि किस तरह से रैलियों में इतनी तादाद में भीड़ आ रही है, साथ ही साथ बूथों पर किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी जा रही है। इसीलिए ही बीते हफ्ते हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन कितना एक्टिव था और उसने इसके तहत ही कुछ नियम बनाए कि आप पोलिंग बूथ तक पहुंच तो जरूर रहे हैं, लेकिन कुछ नियम हैं जिनका खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। और इसीलिए पश्चिम बंगाल का आज 5वें चरण का मतदान अहम हो जाता है, क्योंकि आज उत्तर से लेकर दक्षिण बंगाल तक के 6 जिलों की 45 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इनमें जलपाईगुड़ी, कलिंपोंग, दार्जिलिंग, नादिया, उत्तर 24 परगना और पूर्व बर्धमान की सीटें शामिल हैं। और यहाँ का गणित भी हम लगातार आपको समझा रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि कौन से उम्मीदवार इस बार वीवीआईपी हैं जो जबरदस्त मुकाबला एक दूसरे को दे रहे हैं। लेकिन अभी हम सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, चंद्रमोहन, साथी आशिका और अमित भी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। चंद्रमोहन के पास जाऊं मैं, उससे पहले आशिका कुछ हाथ मिलाकर जानकारी देना चाह रहे हैं। आशिका, हमारे साथ सब्यसाची दत्ता है, कुछ आरोप लगा रहे हैं। दादा, यहाँ पर पतली पतली सकरी गलियों में आप घुसे क्यों? क्योंकि वहाँ आदमियों का खबर है कि आदमी को, वोटर को आने में रुकावट डाल रहा है और वो रुकावट हम देखने के लिए गए थे। अगर रुकावट होता तो उसको, वोटर को आश्वासन देने के लिए कि आप आके वोट डालिए, जिनको देना है दीजिए, लेकिन वोट तो डालिए। कौन रोक रहा है? टीएमसी के मसलमैन सब। आप यहाँ पर इस बूथ में जो आए दादा, क्यों, क्या कारण था? ये बूथ में खबर मिला है कि एजेंट को बाहर निकाल दिया गया था जगह का संकुलन के लिए। तो जगह कम है तो ये पहले से इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए था। उन्होंने 9 उम्मीदवार को खड़ा किए हैं, तो 9 आदमी को, 9 एजेंट को तो बैठने का जगह तो देने पड़ेगा। आपके एजेंट थे जिन्हें बाहर निकाला गया? नहीं, मेरा नहीं था, वो निर्दल एजेंट था। क्या कैंडिडेट दादा, किस कैंडिडेट के थे? वो निर्दल थे, इंडिपेंडेंट। ये आरोप लग रहे हैं कि सुजीत बोस नाम के जो कैंडिडेट थे उनके एजेंट थे। मतलब क्या कोई डमी कैंडिडेट तो नहीं थे? नहीं, मेरे जो प्रतिद्वंदी हैं टीएमसी के सुजीत बोस, उनके भी अगर एजेंट को निकाला तो मैं उनको भी ले जाकर बैठा दूंगा। अभी यहाँ पर आप इंतजार कर रहे हैं क्या? पुलिस का इंतजार है या वोटर? सांस ले रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं खड़ा हूँ। तो सब्यसाची दत्ता के गंभीर आरोप प्रीति ये कि वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें वोट देने जाने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर खड़े हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। तस्वीरें जरूर दिखाते रहिएगा। आशिका, आप ही हमें एक और महत्वपूर्ण खबर दे रही हैं पूर्व बर्धमान से, जहां पर बर्धमान उत्तर विधानसभा सीट के 4 पोलिंग बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई है, जिनका आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ये सब कुछ किया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पूर्व बर्धमान इलाके से, जहां पर जानकारी के मुताबिक बंगाल के पूर्व बर्धमान से न्यूज़ 18 की आशिका सिंह की खबर है कि बर्धमान उत्तर विधानसभा सीट के 4 पोलिंग बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई है, जिसका आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। तो 5वें चरण में भी तस्वीर कुछ बदली हुई नहीं नजर आ रही है। वहां पर भी यही स्थिति है जो बाकी पिछले 4 चरणों में दिखी थी, जहां पर बीजेपी और टीएमसी, यहां तक कि लेफ्ट के कार्यकर्ताओं में झड़प की खबरें आ रही थी। तस्वीरें भी आपके सामने आ गई है, जो घायल हुए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। आखिर हुआ क्या था आशिका, ये नौबत यहां तक क्यों पहुंच गई? देखिए, ये जो एजेंट है भाजपा के, जो बूथ संख्या है 70, 71, 72, 73, यहाँ पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी के बूथ एजेंट को अंदर जाने नहीं दिया गया। जब वो कोशिश कर रहे थे अंदर जाने की, मारपीट हुई उनके साथ। आरोप टीएमसी पर लग रहा है। तस्वीरें जो देखने में आ रही हैं कि जो बूथ एजेंट हैं उनका सर जो है फूट गया है, खून निकल रहा है। तो ये हिंसा की छिटपुट खबरों के बीच में ये जो 5वां चरण है, यहाँ वोटिंग चल रही है। और अब हम रुक कर लेते हैं अमित सिंह का, हमारे साथ कमरहटी इलाके से जुड़े हुए हैं, जहां पर मदन मित्रा की भी तस्वीरें सामने आ रही है। वो वोट कास्ट करके निकले और विक्ट्री का साइन उन्होंने बताया है। अमित, बताइए, मास्क को लेकर क्या कह रहे हैं लोग? जानकारी तो ये है कि लोगों के साथ आपकी ही झड़प हो गई। लोग कह रहे हैं भाई काहे को इतना परेशान कर रहे हैं सुबह सुबह।
जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, जब दूसरे वाले बूथ पे थे तो वो लोग खुद ही हम ही से झड़प करने लगे कि बोले कि काहे का सोशल डिस्टेंसिंग, काहे का मास्क, उनको कोरोना नहीं होता। इस वक्त मैं 14, 15, 16 नंबर बूथ पे हूँ और यहाँ पर भी मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। देखिए जिस तरीके से शुरुआत के 4 फेज में लोग अपने घरों से बाहर निकले वोट करने के लिए, ठीक उसी तरीके से लोग अपने घर से बाहर निकले हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए कई लोग तो ऐसे भी हैं कि बिना ब्रेकफास्ट किए हुए वोट करने के लिए आए हैं। लेकिन तस्वीरें वही हैं जो हमने पहले के 2 बूथों में देखा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ नहीं हो रहा है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने चिंता जाहिर की है, जिस तरीके से चुनाव आयोग बैठकें कर रहा है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हर कोई मास्क पहना हुआ है। यहाँ मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। एक अच्छी बात यह है कि जितने भी लोग यहाँ लाइनों में खड़े हैं, हर कोई मास्क पहना हुआ है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। या यूँ कहें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पर महिलाएं यहाँ पर जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर जरूर कर रही हैं, दूरी बनाकर खड़ी हैं। आप देख सकती हैं कई महिलाओं को। लेकिन यहाँ पर जो है जो कमरहट्टी इलाके के जो दूसरे बूथ हैं जहाँ पर हमने देखा मैं आपको रोक रही हूँ, यहाँ पर ये भीड़ जरूर दिखाइएगा। चंद्रमोहन हमें कुछ बताना चाह रहे हैं। चंद्रमोहन, बिल्कुल, देखिए दार्जिलिंग में अब मौसम धीरे धीरे बदलने लगा है और आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। सुबह में यहाँ पर ठंड का मौसम था, थोड़ी देर पहले हल्की धूप हुई थी, लेकिन अब मौसम बदलने लगा है और कब बारिश हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बारिश होती है, फिर उसके बाद ओले पड़ते हैं और लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, लंबी कतारें लग जाती हैं। ऐसे में ट्रिपल टी के नाम से जानने वाला यह इलाका, टी, टॉय ट्रेन और टूरिस्ट का ये इलाका है जहां पर लोग आमतौर पर घूमने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन मौसम बदलने लगा है, ऐसे में लोग जल्दी से घर से निकल रहे हैं और वोट देकर वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये जो कतार है ये धीरे धीरे लंबी होती जा रही है और लोग ये सोच रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके घर से निकले और वोट देकर अपने घर की ओर वापस लौट जाए, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो फिर घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पहाड़ पर जो बारिश होती है वो काफ़ी, एक तो ठंडी हवा के साथ और उसके बाद पानी जो है वो काफ़ी ठंडी बर्फीली होती है। ऐसे में लोगों को परेशानियां ज़रूर हो जाती हैं और ख़ासकर इस बार कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का और साथ ही मास्क और सैनिटाइज़र का जो गाइडलाइन जारी किया गया है चुनाव आयोग की ओर से, उसको भी पालन कराने के लिए जो अधिकारी यहाँ पर और कर्मचारी मौजूद हैं वो भी पालन करा रहे हैं। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं, ये पोलिंग बूथ है, ये रामकृष्णा सीनियर बीटी कॉलेज है जहां पर वोटिंग चल रहा है। 2 बूथ है और जो लोग भी यहां पर पहुंच रहे हैं वो पहले यहां पर मास्क, सैनिटाइजर और उसके बाद हैंड ग्लव्स लेने के बाद फिर अंदर जा रहे हैं। और तस्वीर भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं कैसे लोग यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें दिखाते रहिएगा। और मौसम की जो अटखेलियां हैं वो दार्जिलिंग क्या, कल दिल्ली एनसीआर में भी जबरदस्त हुई थी। दिन में बहुत जबरदस्त धूप थी, शाम तक होते होते बारिश हो गई, फिर रात में गर्मी हो गई। तो दार्जिलिंग यहाँ पूरा ऐसा लग रहा है कि जहाँ चुनाव है और जहाँ चुनाव नहीं है, मौसम अलग ही गजब ही रंग दिखा रहा है। एक बार फिर से हम रुक कर रहे थे प्रशांत का। प्रशांत, मैजिक वॉल के पिटारे में इस बार कौन सा सियासी समीकरण दिखाने वाले हैं आप? प्रीति, ये बहुत दिलचस्प है। इस बार 5वें चरण का चुनाव हो रहा है और चंद्रमोहन दार्जिलिंग से बता रहे हैं कि वहां फिजा कुछ बदल रही है। लेकिन क्या सियासी फिजा बदलेगी इस 5वें चरण के चुनाव से, जहां पर साख पर लगी हुई है टीएमसी और बीजेपी? और ये लड़ाई देखिए 5वें चरण पर पहुंच चुकी है। 45 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और ये 45 सीटें हैं 2 हिस्सों में बटे हुए, उत्तरी और दक्षिणी पश्चिम बंगाल की। ये उत्तरी बंगाल का इलाका है जहां पर तकरीबन 3 जिलों में चुनाव हो रहा है और 3 जिलों में दक्षिणी बंगाल में चुनाव हो रहा है। अगर हम दक्षिणी बंगाल की बात करें तो इस दक्षिणी बंगाल में कुल मिलाकर के उन 3 जिलों की अगर हम आंकड़ों पर गौर करें, उत्तर 24 परगना 1 सीट, नादिया 1 जिला और पूर्वी बर्धमान, ये कुल मिलाकर के 32 विधानसभा सीटें हैं जहां पर आज विधानसभा का चुनाव हो रहा है। ये दक्षिणी बंगाल का इलाका है, नादिया, उत्तर 24 परगना और पूर्व बर्धमान में। 32 में से टीएमसी के पास 2016 में 26 सीटें थी, लेफ्ट के पास 6 सीटें थी। लेकिन ये समीकरण कैसे बदलता रहा है समय के साथ, आप देखिए 2011 की अगर तस्वीर को देखना शुरू करें हम सिलसिलेवार तरीके से, तो इन 3 जिलों की 32 सीटों पर जहां चुनाव हो रहा है, टीएमसी के पास 23 सीटें थी 2011 के विधानसभा चुनाव में, लेफ्ट के पास में 8 सीटें थी, 40% वोट उनके पास में था। लेकिन इसके अलावा कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट थी। 2016 में यह तस्वीर किस तरह से बदली हुई दिखाई दी,
26 सीट टीएमसी के पास, 47% वोट बैंक, 39% लेफ्ट के पास। लेकिन दरअसल दिलचस्प यह हो जाता है कि 2019 का एक लोकसभा चुनाव भी होता है और वहां तस्वीर कैसे बदलती है। यह तस्वीर कुछ इस तरह से बदलती है। बीजेपी के पास 10 विधानसभा सीटों में बढ़त, इस दक्षिण बंगाल के इस 3 जिलों में, और 40% इनका वोट बैंक है। टीएमसी के पास 46% वोट बैंक तब भी बरकरार रहता है। इसीलिए यह टीएमसी का गढ़ माना जा रहा है, जहां ममता बनर्जी पूरी तरह से आशान्वित है कि चाहे बीजेपी की कैसी भी लहर का दावा पार्टी कर ले, लेकिन टीएमसी के पास 2019 में भी ये 46% वोट था, जो 2016 के विधानसभा चुनाव में 47% के आसपास था। यानी टीएमसी को बहुत ज्यादा फर्क इस 2000 के मोदी लहर में भी नहीं पड़ी थी, और टीएमसी के पास वो सीटें बरकरार थी। बीजेपी के पास जो सीटें आई, हम देख रहे हैं कि ये दूसरी पार्टियों के जरिए आई थी, और इसीलिए ममता बनर्जी के लिए यह साख का सवाल है कि क्या वो अपना ये वोट परसेंटेज बरकरार रखती हैं, अपनी वो बढ़त बरकरार रखती हैं, और बीजेपी के पास जो दूसरी पार्टियों के वोट शिफ्ट हुए थे, बीजेपी की ताकत इसमें लग रही है कि वो पूरे वोट इस बार भी उनके पास आए, खासतौर पर पश्चिम बंगाल के इन दक्षिणी इलाके में, जहां 3 जिलों में ये चुनाव हो रहे हैं। देखिए प्रशांत, एक बात जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये कि टीएमसी ये कह रही है कि भाई 2019 लोकसभा चुनाव को कहां आप विधानसभा चुनाव में कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है भूल जाइए 2016 को, 2019 देखिए, लोकसभा में आपको देखिए हम बिल्कुल टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। इस बार का चुनाव देखिए हम क्या कर देंगे, इस पर हमारी निगाह रहेंगे। और कुछ और आंकड़ों के साथ मैं दोबारा आपके साथ जुड़ूंगी। सीधे रुक कर लेते हैं अमित का। अमित, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का जो 5वां चरण का चुनाव है, इलेक्शन कमीशन ने खास तौर पर नजर इस पर रखी है, तो मुझे जरा बताइए उस नजर के तहत कुछ असर भी दिख रहा है क्या? देखिए कई जगहों पर असर दिख रहा है, कई जगहों पे तो लोग खुद ही बहुत ज्यादा जागरूक हैं, जो कि लगातार मास्क पहन के ही घर से निकल रहे हैं। मैं सबसे पहले तो इस इलाके की तस्वीर दिखा देता हूँ। जितने भी लोग यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखेंगे, सब मास्क पहन कर आए। जो लोग वोट करने आ रहे हैं वो भी मास्क पहन कर आए। तो कहीं की जो तस्वीरें हैं वो काफी अच्छी हैं, सुखद है, क्योंकि हर कोई मास्क पहन के निकल रहा है। जिस तरीके से चुनाव आयोग, ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री जिस तरीके से लगातार जो है वो चिंता जाहिर कर चुके हैं। और अब यहाँ पर देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहा है। कब से आप इस तरीके से लाइन में खड़े हैं? तो हो गया आधे घंटे से। सब कुछ ठीक से चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया। तो जिस तरीके से हमने पहले के 4 चरणों में देखा था कि लोग अपने घरों से बाहर निकले थे वोट करने के लिए, ठीक वही आलम यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए लोग जो है लाइनों में यहाँ पर खड़े हैं अब, और ये लाइन लगातार बढ़ती जा रही है। लोग अपने घरों से बाहर निकले। कई लोग तो ऐसे हैं कि जो बिना ब्रेकफास्ट किए हुए भी निकले हैं। आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? जी हाँ, मैं ब्रेकफास्ट करके आया हूँ। ब्रेकफास्ट कर लिया। मुद्दे क्या क्या हैं आपके इलाके के? मुद्दे ये है कि बहुत अच्छा सा अभी सब कुछ चल रहा है, बिना कोई परेशानी के। ऐसे ही चले, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही चले। और जितने भी लोग यहाँ पर जो घरों से अपने बाहर निकले हैं वो सभी मास्क पहने हुए हैं। आप वोट दे चुके हैं? नहीं, अभी देंगे। कब देंगे? अभी तो भीड़ खत्म है तो देंगे। अच्छा, भीड़ खत्म हो जाए। आप? हम दे चुके हैं। आप दे दिए? जरा दिखाइए। हाँ हाँ, ये देखिए ये वोट कर चुके हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से लोग हैं जो सुबह सुबह अपने घरों से बाहर निकले हैं, और लोकतंत्र के इस महापर्व में हर कोई हिस्सा लेना चाहता है इस इलाके के। और जिस तरीके से शुरुआत के 4 चरणों में हमने देखा कि जो वोट परसेंटेज था वो काफी ज्यादा था दूसरे राज्यों के मुकाबले, ठीक वही आलम आज भी देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से लगातार सुबह से ही लोग घरों से बाहर निकले। जरूर दिखना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके कहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग अपने वोट का इस्तेमाल करें, मतदान का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें। आपका मत अधिकार है और इस अधिकार में आप पूरी भागीदारी निभाइए। मैं चंद्रमोहन का रुख कर लेती हूँ। चंद्रमोहन, ये 5वां चरण ऐसा चरण है जिसमें खास तौर पर पेंडेमिक को लेकर स्थितियां बहुत विकट है। हर दिन 2 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं बीते 2-3 दिनों का अगर हम डेटा देखें। ऐसे में इन 4 चरणों के बाद 5वें चरण में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें लगभग 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है और 9 बजे के आसपास पहली वोटिंग शेयर का भी जानकारी मिल जाएगी कि कितना वोट परसेंटेज हुआ है। ऐसे में आप कोई बदलाव देख रहे हैं बूथों पर? बिल्कुल, देखिए जिस बूथ पर अभी हम मौजूद हैं और जहां जहां मैं गया था वहां असर तो चुनाव आयोग का दिख रहा है, और मुझे लगता है कि ऐसा ही असर अन्य जगहों पर भी दिखना चाहिए। और जिस तरह से इस बूथ पर लोग, जो ये कोरोना काल है और जो कोरोना गाइडलाइन जारी हुआ है उसको पालन कर रहे हैं, वैसा ही अन्य जगहों पर अगर पालन हो तो शायद कोरोना फैलने से रोका जा सकता है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं कैसे लोग यहाँ पर वोट देने के लिए अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन
यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है और साथ ही जो लोग यहाँ पर वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं, पहले उनका थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है और फिर उनको हैंड सैनिटाइजर दिया जा रहा है और फिर ग्लव्स देने के बाद अंदर जाने की इजाजत है। तो जो तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और जैसा तस्वीर यहाँ पर दिख रहा है, अगर शायद इसी तरह से अन्य जगहों पर भी पालन हो तो कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है, क्योंकि यह चुनाव है और चुनाव में साफ तौर पर जो चुनाव आयोग है उसके तरफ से भी गाइडलाइन जारी किया गया था और लोगों में भी कहीं ना कहीं इसको लेकर ये भी दिख रहा है कि जो लोग भी बूथ तक पहुंचे वो इसका पालन करें ताकि कोरोना के फैलने से रोका जा सके। ऐसे में हम भी चंद्रमोहन, मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। दार्जिलिंग की जो तस्वीरें हैं ये मिसाल है कि मतदाता को न सिर्फ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए बल्कि जो उसका कर्तव्य है इस पेंडेमिक के दौर में वो भी वो अपना रहे हैं। ऐसे में दार्जिलिंग की सबसे जबरदस्त तस्वीरें आ रही हैं जो चंद्रमोहन हमें दिखा रहे हैं। और साथ ही मैं अपने व्यूअर्स को एक बात और बता दूं, आपको अगर मास्क लगाने में तकलीफ हो रही है तो हमारे जितने भी सहयोगी हैं उनको देखिए, वो मास्क लगाकर लगातार आप तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं। जब वो आप तक जानकारियां पहुंचा सकते हैं तो आप भी तो ये जिम्मेदारी निभा सकते हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। चलिए, तमाम जानकारियां रिपोर्ट्स तो आपको हम दिखाई रहे हैं। साथ ही बंगाल की विधाननगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार सब्यसाची दत्ता ने पुलिस पर बीजेपी के पोलिंग एजेंट को रोके जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने और क्या कहा है, सुन लीजिए। विधाननगर से बीजेपी के उम्मीदवार सब्यसाची दत्ता हमारे साथ हैं। दादा, क्या खबरें मिल रही हैं आपको? हाँ, कोर्ट खबरें हैं कि टीएमसी के जो कर्मचारी जिन्होंने कहे थे कि हम जान जोखिम में डाल के भी ममता बनर्जी को सरकार में लाएंगे, उन लोगों ने कहीं कहीं चालू किए थे कि पोलिंग एजेंट बैठने के लिए स्टैंप चाहिए। तो स्टैंप का ये कोई कानून है नहीं, तो ये शुरुआत में हुआ था, अभी वो सॉर्ट आउट हो चुका है। और कोई हिंसा की खबर कहीं? हिंसा का अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन विधाननगर नॉर्थ थाना का आईसी एक जगह में जाके काफ़ी फोर्स ले जाके बोल रहे कि आप इतने आदमी इतना सवेरे क्यों वोट देने आए हैं। दादा, बंगाल में हिंसा का इतिहास रहा है, इसके पहले वाले इलेक्शन में हिंसा देखने को भी मिली है, क्या ऐसी कोई खबर अंदेशा? अभी तक तो हुआ नहीं है, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि नहीं। आशिका का सीधे हम रुख कर लेते हैं। आशिका, सब्यसाची बड़े आरोप लगा रहे हैं, किसी ने इस पर संज्ञान लिया है, टीएमसी की तरफ से कुछ कहा गया है? देखिए, आरोप सब्यसाची दत्ता की तरफ से लगातार लग रहे हैं। ये भी कहा उन्होंने कि वोटर जो है वो घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है, आरोप टीएमसी पर लगाया। हालांकि टीएमसी की तरफ से अभी तक इस पर कुछ कहा नहीं गया है। ये विधान सभा की बात करें, विधाननगर, तो यहाँ पर सुजीत बोस ममता के मंत्री हैं, उनके सामने कभी टीएमसी से ही मेयर रहे थे सब्यसाची दत्ता, वो मैदान में हैं और जैसा कि वो सुबह से आरोप लगा रहे हैं कि कहीं उनके एजेंट को अंदर बूथ में जाने नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं वोटरों को वोट देने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इधर कोरोना की परिस्थिति की बात करें तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हर रोज जो है दिन आज तक का सबसे बड़ा आंकड़ा जो है वो सामने आ रहा है। कल की बात करें तो 6,910 नए मामले, 26 लोगों की मौतें, और यहाँ भी जो कतारें हैं वहाँ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कई जगहों पर नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये डराने वाली परिस्थिति है, प्रीति जी। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने भी आज 5वें चरण के मतदान के दरमियान ट्वीट किया है और जनता से जिनका मताधिकार आज है, जिनका आज मत का अधिकार बनता है, उनसे अपील की है। विशेष तौर पर उन्होंने कहा है कि युवा बाहर निकलें और मतदान जरूर करें, क्योंकि मतदान से लोकतंत्र को न सिर्फ आप मजबूती दे सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने लिए लड़ाई के लिए उन लोगों को तैयार कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके मुद्दे उठा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। बंगाल चुनाव में बीजेपी के लगातार जिस तरह की तैयारी नजर आ रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन आज 5वें चरण के चुनाव के दरमियान उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव के 5वें चरण में आज मतदान की अपील की है और बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील युवाओं से की है। पहली बार वोटर बने युवा विशेष तौर पर अपने मत का इस्तेमाल करें, ये प्रधानमंत्री की अपील। प्रधानमंत्री लगातार ये चाहते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत किया जाए,
लोकतंत्र को मजबूत आप कैसे कर सकते हैं। जिन 45 सीटों पर आज वोट हो रहा है वहां पर आप घर से बाहर निकलिए और जरूर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच देश के 9 राज्यों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर जो सीटें हैं, आज उपचुनाव के लिए भी वोटिंग हो रही है। इन सीटों में राजस्थान की 3 विधानसभा सीटें हैं। इनमें राजसमंद और सहाड़ा की सीटें विधायकों की कोरोना से मौत होने की वजह से खाली हुई थी और इसी तरह मध्य प्रदेश की दमोह और महाराष्ट्र की पंढरपुर विधानसभा सीट के लिए भी उपचुनाव है। वहीं उत्तराखंड की सल्ट और झारखंड की मधुपुर विधानसभा सीट के लिए भी आज ही वोट डाले जा रहे हैं, जबकि कर्नाटक की 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। मिजोरम और तेलंगाना की 1 और विधानसभा सीट, साथ ही साथ तमिलनाडु की तिरुपति लोकसभा सीट पर भी आज ही उपचुनाव हो रहा है। सीधे रुक कर लेते हैं अमित, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, इन उपचुनाव पर मैं आपसे नहीं बात कर रही हूँ, मैं चुनाव बात कर रही हूँ बंगाल का ही। जरा बताइए तस्वीरें और सोशल डिस्टेंसिंग कुछ होता हुआ दिख रहा है। अब दूसरे बूथ पर आप मौजूद हैं। देखिए, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जिस तरीके से पहले 4 चरणों में चुनाव आयोग ने तैयारी की थी, वो तैयारी जो है इस बार नहीं दिखी है चुनाव आयोग की तरफ से। जिस तरीके से बूथों के बाहर सर्कल बनाया गया था, उन बूथों के बाहर कमरहट्टी इलाके में चुनाव आयोग ने उस तरीके से सर्कल नहीं बनाया जिससे कि आम लोग उस सर्कल में खड़े हों जाकर, और जिस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाए। और देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने विजय पंकज से कहूंगा कि नीचे की तस्वीरें दिखा, कहीं भी आपको सर्कल बना हुआ नहीं दिखेगा। और बीते 4 चरणों में हमने देखा था कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी थे वो सर्कल बनाते थे कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन यहाँ पर देखिए लोग मास्क पहन के निकले हैं, जागरूक लोग हैं और ये सभी जागरूक लोग जो हैं वो मास्क पहन के अपने घरों से निकले हैं। अमित, एक और बात का जवाब दीजिएगा। ये सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, ये सब बातें तो महत्वपूर्ण हो जाती हैं, लेकिन जो उत्साह है आज 5वें चरण में पश्चिम बंगाल की जनता के भीतर वो नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है, खासतौर पर युवाओं को कहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में घर से बाहर निकलिए और अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, उत्साह तो बहुत है लोगों में वोटिंग का, और यही वजह है कि किसी भी बूथ पर चले जाए लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकले हैं। और जिस तरीके से लगातार अपील की जा रही है कि लोग वोट करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, और वही उत्साह जो है इस लाइन में आप देख सकते हैं। लाइन लगातार, ये जो कतार है वो लगातार बढ़ रही है। लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और कमरहट्टी इलाके को ही नहीं, केवल जितने भी और भी जो पूरे सभी 45 सीटों की अगर बात करें तो हर 45 सीट पर इसी तरीके से लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं मताधिकार का इस्तेमाल करना। और कई लोग ऐसे हमसे मिले हैं सुबह से जो बिना ब्रेकफास्ट किए हुए सबसे पहले वोटिंग करने के लिए आ गए, और वो अपना पसंदीदा नेता को चुनाव जिताने के लिए वो यहाँ पर वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से लोगों में उसके उत्साह में पिछले 4 चरणों में देखा गया था, 5वें चरण में भी इसी तरीके से है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं सुबह सुबह वोटिंग करने के लिए, और जो वोटिंग बूथों पे जो लाइन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। प्रीति, चलिए ठीक है, एक बार फिर से हम प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, मतदाताओं में तो जबरदस्त जोश दिख रहा है जिसकी जानकारी अमित हमें दे रहे हैं। आप कौन से आंकड़े दिखाने वाले हैं जो जोश को और बढ़ा देंगे? जिस इलाके में अमित मौजूद हैं प्रीति, वो इलाका जहां पर उत्साह इस बीच देखा जा रहा है मतदान के लिए, लेकिन राजनीतिक दलों में भी उत्साह है। वो आखिर क्यों है, इन आंकड़ों को देखकर समझा जा सकता है। बहुत कम समय में पॉलिटिकल इसकी हिस्ट्री हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज 45 विधानसभा सीटों पर 5वें चरण में मतदान हो रहा है, लेकिन ये 2 हिस्सों में बटा हुआ पश्चिम बंगाल का इलाका है। दरअसल ये उत्तरी पश्चिम बंगाल का इलाका है और ये दक्षिणी पश्चिम बंगाल का इलाका है। जिन सीटों पर आज चुनाव हो रहा है, अगर उनमें हम उत्तरी पश्चिम बंगाल के इन सीटों पर गौर करें तो हम ये समझ पाएंगे कि ये कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर ये चुनाव होने वाले हैं। और आज जिसके लिए मतदान चल रहा है ये है उत्तरी बंगाल का वो इलाका। 13 विधानसभा सीटें हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है। इसे अगर हम सिलसिलेवार तरीके से समझना चाहें कि इतिहास क्या कहता है यहाँ का राजनीतिक, 2011 में इन 13 सीटों पर जब चुनाव हुए थे तो 4 सीटें कांग्रेस के पास थी, टीएमसी के पास 3 सीटें आई थी, लेफ्ट के पास 3 सीटें थी। 17% टीएमसी के पास वोट था, लेकिन कांग्रेस के पास 1 सीट ज्यादा थी। जब 2016 का विधानसभा चुनाव हुआ तो कैसे बदलाव देखने को मिला। 6 सीटें टीएमसी के पास चली गई 37% वोट के साथ, लेफ्ट के पास 4 और अन्य के पास 3 थी। लेकिन 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो आप देख रहे हैं ये उत्तरी बंगाल का वो इलाका जहां पर आज चुनाव हो रहा है। ये 13 सीटों में से 12 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, टीएमसी के पास सिर्फ 1। दार्जिलिंग का वो इलाका जहां पर चंद्रमोहन हमारे सहयोगी इस वक्त हैं, कह रहे हैं कि मौसम बदलता दिखाई दे रहा है। फिल्मों में बहुत सी ऐसे हमने गानों की शूटिंग देखी है दार्जिलिंग के इस इलाके में,
और मौसम खासतौर पर दिखाया गया। आज सियासी मौसम क्या बदलेगा? क्या ये जो भगवा कलर बीजेपी को 2019 में लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, क्या वो उसको रिपीट कर पाएगी? ताकत बीजेपी इसी के लिए लगा रही है और टीएमसी अपने गढ़ों पर नजर लगाए हुए है। ताकत लगाई जा रही है तमाम दलों के जरिए और एक बार फिर से 5वें चरण के दरमियान प्रधानमंत्री की रैलियों की जानकारी आ रही है, वो भी साझा कर लेते हैं क्योंकि भाई अभी तो 3 चरण और बाकी है ना। आज का चरण तो चल ही रहा है, 5वां चरण है, अभी 8 चरण टोटल है, तो 3 चरण और रह जाएंगे। ऐसे में कोरोना संकट के बीच चुनाव आयोग के नए दिशा निर्देशों के बाद प्रधानमंत्री कि आज होने वाली रैलियों के लिए खास तैयारियां हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, जिसका एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज़ 18 के हाथ लगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिम बंगाल के आसनसोल में होने वाली रैली के लिए किए गए खास इंतजाम नजर आए। और इन रैली में आज आने वाले लोगों के लिए कुर्सियों को इस तरह से लगाया गया है जिससे उनके बीच दूरी बनी रहे। बंगाल में प्रधानमंत्री की आज आसनसोल में दोपहर 12 बजे जबकि गंगारामपुर में दोपहर 2 बजे रैली होने वाली है, जिसके लिए इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। आशिका, 5वां चरण और फिर प्रधानमंत्री की 6ठे चरण के लिए रैलियां, इस बात को ममता बनर्जी उठा चुकी हैं, इलेक्शन कमीशन तक बात को पहुंचा चुकी हैं, लेकिन आज एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री रैली करने वाले हैं। बिल्कुल, आज 2 रैलियां हैं प्रधानमंत्री की, जिनको लेकर के जैसा कि आपने कहा कि ममता बनर्जी सवाल भी पहले उठा चुकी हैं कि हमेशा पोलिंग डे पर क्यों प्रधानमंत्री की रैलियां होती हैं। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको विधाननगर की यहाँ पर दिखाऊं तो मास्क भले सभी ने पहना हो, लेकिन जो फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग जो कहते हैं वो यहाँ पर कहीं पर नज़र नहीं आ रही है। कुछ युवा वोटर्स हैं, इनसे बात करेंगे। आप पहली बार वोट देने आई हैं? नहीं, पहले बार। क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, पता नहीं है, बट डिस्टेंस तो वैरी नहीं हो रही है, सिर्फ सैनिटाइजिंग और फीवर टेस्ट हो रही है शायद। तो कोरोना तो लगातार बढ़ रहा है, आप लोगों को डर नहीं है इसकी? बहुत डर है मैम, बहुत ही डर है, इसीलिए डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ, बट खुद तो नहीं करनी, सबको ही करना पड़ता है, डर तो बहुत ही है। तो देखिए, जो वोटर हैं वो यहाँ पर तस्वीर देखिए, लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है, महिलाओं की लाइन अलग है, पुरुषों की लाइन अलग है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर कहीं पे आपको सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। जैसा कि हमने बात भी किया, युवा वोटर हैं, इनकी भी यही शिकायत है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन की जा रही है, कोरोना के प्रोटोकॉल बाकी सब जो है वो पूरी तरह से मेंटेन किए जा रहे हैं। यहाँ की तस्वीर देखिए, थर्मल गन हाथ में लिए ये महिला वोट कर्मी है जो सभी का टेम्परेचर चेक कर रही हैं। सबको ग्लव्स दिया जा रहा है, ग्लव्स को फेंकने के लिए बायोहजार्ड बिन यहाँ पर अलग से बनाया गया है। तो ये तैयारी पूरी है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल भले ही फॉलो किए जा रहे हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। बड़ी बात तो ये है, देखिए, आप इलेक्शन कमीशन कुछ भी गाइडलाइन दे दे, कुछ तो जिम्मेदारी आम नागरिकों की भी है जो मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। अगर मास्क और थर्मल स्क्रीनिंग की तैयारी पूरी देखी और चेक की जा रही है तो जो 2 गज की दूरी का जो नियम है वो तो लोग खुद भी अपना सकते हैं। इतनी जिम्मेदारी तो उन्हें भी इस पूरे पेंडेमिक के दौर में निभानी चाहिए। चलिए, मैं चंद्रमोहन का रुख कर लेती हूँ। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, मैं जितनी दफे आपके पास आई हूँ उतनी दफे आपने मुझे इस पेंडेमिक के दौर की सबसे बेहतरीन तस्वीरें 5वें चरण में दिखाई हैं, लेकिन दार्जिलिंग के लोगों के असल मुद्दे हैं क्या? जरा उनसे इस बारे में भी बात कीजिए, और अगर आपकी बात हुई है तो बताइए किन मुद्दों पर वो चुनाव कर रहे हैं, आज मतदान का प्रयोग कर रहे हैं आज। बिल्कुल, लोगों से भी बात कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर जरूर हम आपको दिखा देंगे कि ये जो कतार है कभी 1 होता है, कभी 2 हो जाता है, लेकिन लोगों की संख्या कभी बढ़ती है, घट जाती है। पर ये सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों में जागरूकता, और ख़ास तौर पर जो यहाँ पर पुलिस के लोग तैनात हैं और साथ ही जो सीपीएमएफ के जवान तैनात हैं, बंगाल पुलिस के जो लोग यहाँ पर तैनात हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोरोना गाइडलाइन जारी किया गया है उसको खास तौर पर फॉलो करवाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो लोग अभी यहाँ पर खड़े हैं, तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये तस्वीर, ये बूथ का तस्वीर नज़ीर है ये 5वें फेज का, जहाँ पर लोग अपने वोट देने के लिए पहुंचते हैं, अपना मताधिकार के प्रयोग के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना का गाइडलाइन पालन जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम सीधे उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनके मुद्दे क्या हैं।
जी। क्या सोचकर बूथ तक पहुंचे हैं, क्या मुद्दे हैं इस इलाके के? यहाँ का जो है हम वो वोटिंग है ये अभी यहाँ का जो कैंडिडेट है हम जिताने के लिए हम आया है, जो अभी ये आया है बहुत दूर दूर से हम आ रहे हैं वैसे। लोग वोट देने के लिए पहुंचे हैं, ये बताइए मुद्दे क्या हैं इस इलाके के? आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? नहीं, इट्स लाइक सेकेंड टाइम। तो ये है कि लाइक वी वांट पीस एंड और तो मालूम नहीं मुद्दे के लिए। मुद्दे क्या है, क्या सोचकर पहुंचे हैं बूथ तक? पीस और डेवलपमेंट। मुद्दे क्या हैं यहाँ के? पहाड़वासी के लिए और विकास सबसे। और मौसम तो काफी खुशनुमा हो चला है अभी बारिश का शुरू हो रहा है दार्जिलिंग में। कभी भी बारिश और ओला पड़ सकता है। अभी भी इसका कोई गारंटी नहीं है। तो कभी भी बारिश हो सकता है, ओले पड़ सकते हैं, लेकिन लोगों का जो मुद्दा है साफ तौर पर लोगों का मानना है कि पहाड़ में रहने वाले लोगों को सुख और शांति चाहिए। ये इलाका चाय बागान, टॉय ट्रेन और साथ ही टूरिस्ट के लिए जाना जाता है, लेकिन जो ये चुनाव हो रहा है इस बार ये कोरोना काल में हो रहा है। ऐसे में ये जो बूथ है जहां पर हम अभी मौजूद हैं ये नज़ीर है, और जो 5वां फेज का चुनाव हो रहा है अन्य लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए कि जब यहाँ ये फॉलो हो सकता है कोरोना का गाइडलाइन, तो अन्य बूथों पर क्यों नहीं हो सकता है। तो ऐसे में हम भी लोगों से ये अपील करेंगे कि जो भी इन तस्वीरों को देख रहे हैं बूथ तक पहुंचने से पहले ये जरूर सोच लें कि कोरोना को फैलने से रोकना है, तो इसी तरह से पालन करना होगा कोरोना के गाइडलाइन को और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर बूथ तक पहुंचने की लोग कोशिश जरूर करें। कह रही हूँ कि अगर आपको मास्क लगाने में दिक्कत हो रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हमारे सहयोगी चंद्रमोहन दिख रहे हैं, आशिका दिख रही हैं, अमित दिख रहे हैं। देखिए वो लगातार मास्क लगाए हुए हैं। सुबह से आप ये बड़ी कवरेज देख रहे हैं और दिन भर देखेंगे उनके चेहरों पर इसी तरह मास्क रहेगा और वो लगातार आप तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं। अगर वो अपनी जिम्मेदारी इस कोरोना काल में निभा सकते हैं तो आपकी छोटी सी जिम्मेदारी एक बड़ा सहयोग हो सकती है देश के लिए। और अगर आप अपने देश से मोहब्बत करते हैं तो ये आपको करना ही चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ एक बहुत कहते हैं जैसे सूक्ष्म मात्र हैं। पूरी दुनिया इस ऐसे दौर से गुजर रही है कि आपका जरा सा सहयोग बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। और अब मैं सीधे रुक कर लेती हूँ, कुछ तस्वीरें आ रही हैं, मुझे जानकारी मिल रही है, मदन मित्रा से संबंधित तस्वीरें हैं वो। और जानकारी ये है कि मदन मित्रा जो कि कमरहट्टी सीट से उम्मीदवार हैं टीएमसी के, वो काली मंदिर पहुंचे हैं और आपने उनको गाते हुए भी देखा होगा, खेला होबे। और इस गाने को लेकर वो काफी बुलंदी से कहते हैं कि देखिए इस बार टीएमसी कैसे खेला होबे करने जा रही है। और इस दौरान उनकी काली मंदिर से बाहर निकलते हुए तस्वीरें। साथ ही आपको उनके बारे में जानकारी दे दें कि उनका मुकाबला कमरहट्टी में है सायनदीप मित्रा से। ममता सरकार में मंत्री रह चुके हैं टीएमसी उम्मीदवार मदन मित्रा, शारदा घोटाले में जेल जा चुके हैं और जब वो वोटिंग करने पहुंचे तो काफी उत्साह से लबरेज थे और बाहर निकलते हैं जब, वो भी तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं क्योंकि विक्ट्री का साइन उन्होंने दिखाया है कि इस बार भी टीएमसी ही दोबारा सत्ता में वापसी कर रही है। टीएमसी के मदन मित्रा 2016 में यहां से हार चुके हैं। टीएमसी के मदन मित्रा ही हैं वो शख्स जो कि इस हार के बावजूद फिर से पहली पसंद बने हैं टीएमसी की और वोट कास्ट करते हुए उनकी तस्वीरें काली मंदिर गए। प्रार्थना की मां से कहते हैं कि बंगाल में देवी मां को बहुत आराध्य के तौर पर माना जाता है और बड़े तौर पर उन्हें पूजा अर्चना की जाती है और बड़े सम्मान से, खास तौर पर दुर्गा पूजा में मान्यता उनकी है। और नवरात्र चल ही रहे हैं और काली मंदिर जाना उनका बनता है। उसके बाद उन्होंने वोट कास्ट किया, बाहर निकले हैं तो उन्होंने वी यानी विक्ट्री का साइन बनाया है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ 138 मौत हुई है। वहां पर देश में हुई मौतों की 100% छत्तीसगढ़ में हुई है। 24 घंटे में 14,912 पॉजिटिव केसेस सामने आए। 1,24,000 सक्रिय मरीज हैं। राजधानी रायपुर के हाल भी बहुत खराब हैं। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना से रिकॉर्ड तोड़ मौतें हो रही हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते छत्तीसगढ़ में 138 मौतें हुई हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश में हो रही मौतों में से 10% मौत छत्तीसगढ़ से हो रही हैं। वहीं देश के कुल पॉजिटिव मरीजों में से 6% मरीज छत्तीसगढ़ में सामने आ रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ से डराने वाली तस्वीर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। ये जानकारी आ रही है कि जितनी भी पूरे देश भर में मौतें हो रही हैं उसमें 10% हिस्सा छत्तीसगढ़ से सामने आ रहे हैं। और 24 घंटे में 14,912 पॉजिटिव केसेस सामने आए। 1,24,000 जो मरीज हैं वो सक्रिय हैं, यानी जो एक्टिव हैं, अभी उनका कोरोना इलाज चल रहा है। राजधानी रायपुर के हाल और ज्यादा खराब हैं
और ये तस्वीरें लगातार तब सामने आ रही है जब 5वें चरण का मतदान हो रहा है और इस 5वें चरण के मतदान के दरमियान देखिए किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, जहां बहुत हद तक कुछ जगहों पर लोग बहुत अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, निभा रहे हैं। हम अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, इन कोरोना काल के नियमों के बारे में तो बताइएगा भी और साथ ही बताइए कि जो इस बार चुनाव हो रहा है 5वें चरण में, क्या मुद्दे हैं बंगाल की जनता के? देखिए, जहां पर मैं मौजूद हूं यहाँ से मदन मित्रा जो हैं वो टीएमसी के उम्मीदवार हैं और मदन मित्रा जो हैं वो काफ़ी लोकप्रिय हैं इस इलाके में। हालांकि 2016 में भी वो इसी इलाके से खड़े हुए थे, हार गए थे। 2019 बाईपोल इलेक्शन जो भाटपाड़ा से हुआ था वहाँ पर भी मदन मित्रा खड़े हुए थे, जो कि हार गए थे। पवन सिंह वहाँ से जीते थे। काफ़ी लोकप्रिय हैं इस इलाके में मदन मित्रा और शायद इसी वजह से जो है पसंदीदा टीएमसी के लिए वो उम्मीदवार बने। और मदन मित्रा जिस तरीके से आज सुबह सुबह अपना वोट कास्ट करने के बाद विक्ट्री साइन दिखाया, काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वो जीत रहे हैं। वो दक्षिणेश्वर काली जी के मंदिर पहुंचे, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। लोग हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं और लोग जो हैं भले ही यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो रहा हो, लेकिन लोग जो हैं वो अब जब कैमरे को देखते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। हर कोई यहां पर जो अपने घरों से बाहर निकल रहा है वो मास्क पहन के निकल रहा है। ये अच्छी बात है इस पूरे इलाके में। अगर सड़क पर देखेंगे तो हर कोई जो है मास्क पहन के निकल रहा है। मुद्दे बात कर लेते हैं। मुद्दे क्या क्या है आपके इलाके में, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? मेरे इलाके में तो अभी अभी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। जब से मदन मित्रा मतलब तो अभी है नहीं यहाँ का, मगर फिर भी उन्होंने बहुत काम किया इस इलाके में मेरे। तो इनके मुताबिक कोई मुद्दा नहीं है। क्या क्या आप पहली फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? नहीं सर, इससे पहले भी हम आए, एक बार वोट कर चुके हैं। क्या बातें दिमाग में होंगी, मन में होंगी वोट करते वक्त? वोट करते वक्त सर वो तो अंदर जाएंगे तो ही पता चलेगा, ऐसे तो नहीं पता है हमको। तो फिलहाल सर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लीजिए जरा। कोरोना लगातार जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, कोविड केसेस सामने आ रहे हैं, 2-2 लाख केसेस सामने आ रहे हैं। मुद्दे क्या क्या हैं आपके इलाके के? जब कुछ नहीं, अच्छा, मुद्दे क्या क्या हैं सर आपके इलाके के? मुद्दे तो कुछ नहीं है, हम लोग का जो है सब ठीक ही ठाक चल रहा है। तो यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और जरा मैं आपसे कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। जिस तरीके से कोविड केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में 2-2 लाख केसेस आ रहे हैं। जी, जरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लीजिए। तो लोग इस तरीके से जागरूक हो रहे हैं। जो भीड़ है वो एक बार मैं आपको दिखा दूं, लोगों में किस तरीके से उत्साह है। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार लोगों से कह रहे हैं कि वो जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान। लेकिन जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। लोग की हालत पिछला जो बूथ आपने दिखाया था उससे काफी बेहतर मुझे नजर आ रही है कोरोना नियमों की। अगर हम बात करें, आशिका का मैं रुक कर लेती हूँ। आशिका, आप जिस इलाके में मौजूद हैं, उत्तर 24 परगना, यहाँ पर 45 में से 16 सीटें आती हैं। जरा बताइए इन 16 सीटों में वो कौन से असल मुद्दे हैं जिनके तहत ये वोटिंग हो रही है आज की? देखिए, तस्वीर सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ की दिखाऊं। इसके पहले भी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। जैसे ही हमने ये तस्वीरें दिखाई हैं, यहाँ पर जो वोट कर्मी हैं उन्होंने आकर के लोगों के बीच में जो है वो गैप रखने को कहा है और लोगों को दूर दूर खड़ा किया है। इस बीच जो यहाँ पर वोटर हैं, इनसे अगर हम बात करें तो आप क्या फर्स्ट टाइम वोटर हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? अभी तो सब ठीक ठाक ही चल रहा है। अभी अपने कुछ देर पहले आपने देखा कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, तो अभी देखा तो किसी ने आके हम लोगों को बोला कि डिस्टेंस करके आप यहाँ पे रुको। तो कोविड प्रोटोकॉल जो है वो यहाँ पर माना जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। उसके बाद जो है जो लोग हैं उनको ग्लव्स दिया जा रहा है और ग्लव्स पहनकर ही वो वोट देने जा रहे हैं। इस बीच जो यहाँ पर कतारें हैं वो लगातार लंबी होती जा रही हैं और फिलहाल जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग को जो है तरजीह देते हुए यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, वो लोगों को दूर दूर खड़ा होने को भी कह रहे हैं। इन सेंट्रल फोर्सेस को भी लेकर कुछ सवाल उठाए थे ममता बनर्जी की सरकार ने और साथ ही टीएमसी ने कहा था कि इसका गैर वाजिब तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर भी मैं बातचीत करूंगी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बंगाल की। इस बार ऐसा लग रहा है कि जो बीते चरणों में मतदान का प्रतिशत रहा है वो और भी ज्यादा बेहतर होगा। इस बीच जानकारी आ रही है कुंभ पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है, प्रतीकात्मक रखने की अपील की है। इसका सीधा मतलब ये कि 3 शाही स्नान हो चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने कहा है कि संकट में ताकत मिलेगी अगर यहां पर बड़ा फैसला लिया जाता है। कुंभ पर पीएम मोदी का ट्वीट जिसमें वो ये बता रहे हैं कहते हुए कि प्रतीकात्मक रखने की अपील की है।
विक्रांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विक्रांत, बड़े पैमाने पर यह अपील की जा रही थी कुंभ को लेकर कि खत्म किया जाए, कुछ अखाड़ों ने भी ये पहल की। प्रधानमंत्री का ट्वीट इन मायनों में कितना अहम हो जाता है? देखिए, बेहद अहम है, क्योंकि लगातार वहां पर कुंभ स्नान में जो साधु संत हैं उनके और जो स्थानीय लोग हैं उनके कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें लगातार आ रही थी, और उसके बाद भी वहां पर भारी भीड़ बनी हुई है। ये ऐसे में जो साधु संत हैं उनके बीच में भी इस बात पर चर्चा हुई है कि कुंभ को प्रतीकात्मक रखा जाए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बात की, सभी का हालचाल जाना संतों का, और उन्होंने भी अनुरोध किया कि जिस तरीके की वर्तमान स्थिति है देश में कोरोना की, उसको देखते हुए तो अब कुंभ को प्रतीकात्मक ही रखा जाए, इससे संकट में लड़ाई को एक बड़ी ताकत मिलेगी। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने भी उसी तरह का अनुरोध किया है कुंभ को लेकर। जैसा साधु संतों के बीच आपसी चर्चा भी चल रही है, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि 2 कुंभ के शाही स्नान होने के बाद अब आगे का जो कार्यक्रम है कुंभ का, वो प्रतीकात्मक हो, और साधु संत इस पर विचार करके अंतिम फैसला करेंगे। जी बिल्कुल, और प्रधानमंत्री का जो ट्वीट है वो भी मैं यहाँ पर जिक्र कर देना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि मैंने प्रार्थना की कि शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए, इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है अपने ट्वीट में, जो कि 8 मिनट पहले हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बात की, सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना, सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं, मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया है। और ये विक्रांत अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि सिर्फ संत समुदाय ही नहीं, जो भी लोग कुंभ में आस्था रखते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, वो कुंभ पहुंच रहे हैं, और वो देश के अलग अलग हिस्सों से हैं, और कई तो मुमकिन है कि हो सकता है कि उनसे भी दूर दराज के इलाकों से हैं। ऐसे लोगों से निपटना बड़ी चुनौती होगी कोरोना काल में। देखिए, कुंभ का सनातनी परंपरा में एक बहुत बड़ा महत्व है, और कुंभ के लिए पूरे देश से लोग आते हैं, इसका इंतजार लोगों को रहता है, सनातनी परंपरा का निर्वहन करने वाले लोगों को। और अब चूंकि कुंभ में बड़े पैमाने पर रिपोर्ट आ रही है कि पॉजिटिव मिल रहे हैं साधु संत और जो वहां पर कुंभ में शामिल होने गए लोग थे, तो इसके बाद ये लोग जब अपने घर लौटेंगे तो एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है। इसी कारण साधु संतों के बीच में भी ये चर्चा हुई। 1-2 अखाड़ों ने कुंभ को पहले समाप्त करने की घोषणा भी की, और बाकी अखाड़े भी इस पर विचार कर रहे हैं कि अब आगे की कार्यक्रम को किस तरीके से रखा जाए, क्योंकि अगर उसे सिर्फ प्रतीकात्मक रख के अपनी परंपरा का भी निर्वहन हो जाएगा और लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी और कोरोना के संकट को थोड़ा टाला जा सकेगा। तो इसी कारण अब प्रधानमंत्री ने भी अपील की है स्वामी अवधेशानंद गिरी से बात करके फोन पे, और सभी संतों का हालचाल भी पूछा, और अब ये अपील की प्रधानमंत्री ने सरकार की तरफ से कि इसको पूरी तरीके से प्रतीकात्मक रखा जाए, ताकि इसका सीधा मतलब यही है कि जो वहां पर भीड़ है वो खत्म हो जाए, और प्रतीकात्मक रूप से कुछ साधु संत हर अखाड़े के, जो चर्चा चल रही है साधु संतों के बीच की अखाड़ों के प्रतिनिधि के रूप में कुछ संत वहां पर रहे, और बाकी सब मैं एक लोग बार फिर से प्रधानमंत्री के इस ट्वीट को यहाँ पर जिक्र करना चाहती हूँ, जो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री ने आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बात की, इस बात का जिक्र ट्वीट में किया, सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना, सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं, मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया है। लेकिन प्रधानमंत्री का ये ट्वीट क्या ऐसे भी आगे भी एक और ट्वीट किया उन्होंने ट्वीट किया है, ये 10 मिनट के अंतराल में उन्होंने ट्वीट किया है, मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए, इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। तो विक्रांत, क्या ये समझा जाए कि प्रधानमंत्री का ये संदेश संतों को समझ आएगा और उस पर अब सहमति जल्द बन पाएगी? देखिए, साधु जो संत अखाड़े हैं उनके बीच में भी इस बात को लेकर चर्चा चल रही है, क्योंकि 1-2 अखाड़ों ने जो कुंभ समाप्ति की घोषणा की उसके बाद से, और जो आरटीपीसीआर जो टेस्ट के जरिए पॉजिटिव निकलने का सिलसिला है, उन सब को देखते हुए संतों के बीच में भी इस बात पर चर्चा है कि कुंभ को प्रतीकात्मक किया जाए, क्योंकि समाप्त एकदम पूरी तरीके से कर
परंपराओं का निर्वहन नहीं होगा तो उसका भी निर्वहन रहे और लोगों को दिक्कत भी ना हो। तो इस पर चर्चा साधु संतों के बीच चल रही है। निश्चित तौर पर इस बीच प्रधानमंत्री के इस अनुरोध के बाद इस बात को बल मिलेगा और उनकी ये मामला अब साधु संत इसे जल्दी सुलझाएंगे और इसको कुंभ को प्रतीकात्मक रख करके बाकी जो सामान्य भीड़ वहां पर है उसको वहां से हटने की बात कहेंगे ताकि इसको इस संकट को बड़ा होने से रोका जा सके। और विक्रांत, प्रधानमंत्री को भी अपील इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार बीते दिनों जो कुंभ की तस्वीरें आ रही हैं, इतनी ज्यादा वहां पर भीड़ है कि कोरोना का संक्रमण फैले रुक नहीं रहा है। लगातार केसेस वहां पर हरिद्वार में बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील मुझे लग रहा है कि बहुत असर डालने वाली है। देखिए, बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री की इस बात का बिल्कुल काफी असर जाएगा क्योंकि साधु संतों के बीच में भी चर्चा है और उसके ऊपर प्रधानमंत्री की अगर इस तरीके का सुझाव आए तो निश्चित तौर पर उसको गंभीरता से लिया जाएगा और साधु संत इसमें चर्चा करके अब ये लगता है कि कुंभ का जो आगे का कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से प्रतीकात्मक रहे ताकि ये जो कोरोना का वैश्विक संकट है उसको थोड़ा कम किया जा सके और जो लोग वहां पर कुंभ में शामिल होने गए हैं उनका भी प्रॉपर टेस्टिंग वगैरह होने के बाद वो लोग अपने घर जाए क्योंकि एक बड़ा संकट इसके कारण हो रहा है। तो प्रशासन ने पूरी कोशिश की कि वहां प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके लेकिन इतनी भीड़ वहां पर इकट्ठा होती है कि उसका पालन करना लगभग नामुमकिन है, वो हो ही नहीं सकता। इसी कारण अब प्रधानमंत्री ने अपील की है कि जो वर्तमान संकट है उसे देखते हुए अब कुंभ को प्रतीकात्मक रखते हुए बाकी चीजें की जाए। तो अब संतों के बीच चर्चा होगी और निश्चित तौर पर उम्मीद है कि संत इसी संबंध में सकारात्मक कदम ही उठाएंगे। 30 अप्रैल तक इस कुंभ को चलना था जो मेरी जानकारी है विक्रांत, और अगर आज कल या परसों में खत्म होता है तो लगभग 12 दिन पहले ये कुंभ समाप्त हो सकता है। इस बात को हम इस तरह से देख सकते हैं क्या? देखिए, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का क्योंकि साधु संतों के बीच में भी सम्मान है और साधु संतों के संपर्क में लगातार प्रधानमंत्री रहते हैं तो उन लोगों को भी मालूम है कि जब प्रधानमंत्री ने कोई अनुरोध किया है तो वो सभी चीजों को सभी परिस्थितियों को देख करके किया होगा। और साधु संतों के बीच में भी जो कोरोना संकट है उसके बाद एक गंभीर चिंतन चल रहा था और अब उसके ऊपर प्रधानमंत्री का ये अनुरोध आना तो निश्चित तौर पर अब साधु संत इस पर गंभीर चिंतन करेंगे और ये ऐसा लग रहा है कि इसको प्रतीकात्मक रखते हुए कुंभ को उसको जिस तरीके से कुछ अखाड़ों ने समाप्ति की घोषणा की है तो हो सकता है कि अब आगे का पूरा कार्यक्रम प्रतीकात्मक रखा जाए और ज्यादा भीड़ जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं उसको अब कुंभ से पूरी तरीके से अलग रखा जाए। और सीधे तौर पर जिस तरह के केसेस आ रहे हैं, जो जानकारी है लगभग 19,000 से ज्यादा केसेस एक्टिव हैं अभी, और ये सिर्फ हरिद्वार की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुंभ वहां पर चल रहा है। लेकिन एक प्रश्न और होगा विक्रांत, वो ये कि प्रधानमंत्री की इस अपील पर अगर वो चीजें कर ली जाती हैं, कुंभ समाप्ति की ओर बढ़ता है, तो भी ये जो भीड़ है यहाँ पर जिसमें बहुत सारे ऐसा भी हो सकता है कि कोरोना संक्रमित लोग भी हों, वो अलग अलग देश के हिस्सों में जाएंगे, उनके लिए कोई व्यवस्था बनाने की ओर भी क्या कोई कदम उठाया जा सकता है सरकार की ओर से? देखिए, प्रशासन को निश्चित तौर पर करना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं और इतनी बड़ी संख्या में उनमें से कोरोना से संक्रमित भी हुए हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़े पैमाने में वो फैला होगा और उन सब लोगों के जरिए ये देश के बाकी हिस्सों में तेजी से ना जाए, इसको लेकर के उत्तराखंड सरकार, स्थानीय प्रशासन, इन सब को अपनी ओर से कदम उठाने पड़ेंगे और हो सकता है कि निश्चित तौर पर राज्य सरकार और कुंभ प्रशासन की तरफ से इस दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। और जिस तेजी से लगातार पिछले दिनों कुंभ में नंबर बढ़े थे उसको लेकर के चिंता जरूर है और इस चिंता को देखते हुए ये उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार की तरफ से कदम उठाए ताकि जो संकट है वो ज्यादा बाहर ना जाए और उसको ज्यादा से ज्यादा हद तक कंट्रोल यहीं किया जा सके। जी बिल्कुल, और लगातार ये जानकारियां आगे किस रूप में सामने आती हैं विक्रांत, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। प्रधानमंत्री की अपील जरूर उन संतों तक पहुंचेगी, वो संत जो इस ओर लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं कि अब 30 अप्रैल से पहले ही, आज 17 तारीख हो चुकी है, इस कुंभ को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन वापस हम लौट चलते हैं लोकसभा चुनाव जो हुए थे 2019 में, जिसमें बल मिला बीजेपी को कि भाई अब इस बार जो चुनाव हो रहे हैं 2021 विधानसभा के पश्चिम बंगाल में कि हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। और ऐसे में इस वक्त बंगाल में 5वें चरण का चुनाव चल रहा है, 6 जिलों की 45 सीटों पर वोटिंग हो रही है। साथ ही कुछ जानकारियां भी आ रही है शीतलकुची ऑडियो टेप मामले में। जानकारी ये आ रही है कि
इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे बीजेपी के नेता। बीजेपी वो हर मौका लगातार भुनाने की ओर, जहां पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी किसी भी तरह से टीएमसी को एक्सपोज करने में मददगार साबित हो सकती है और ऐसे में इलेक्शन कमीशन से मिलने की तैयारी बीजेपी के नेता कर रहे हैं। आज दिन में ये खबर भी सामने आ जाएगी कि शीतलकुची ऑडियो टेप मामले को लेकर क्या रुख रहता है इलेक्शन कमीशन का। एक बात और हम आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन इस बार आक्रामक मोड में है। उन्हें किसी भी तरह की शिकायत मिल रही है तो वो पूरी तरह से एक्टिव तरीके से इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो प्रचार पर नेताओं के बैन लगाने की बात हो या फिर कोरोना प्रोटोकॉल की बात हो। आशिका हमारे साथ जुड़ रही है। आशिका, कितने बजे का तय हुआ है कार्यक्रम बीजेपी के नेताओं का इलेक्शन कमीशन जाने का? 10:30 बजे का समय है जब बीजेपी का एक दल जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाएगा। सब्यसाची दत्ता न सिर्फ बीजेपी के कैंडिडेट हैं बल्कि वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। दादा, ममता बनर्जी का एक ऑडियो टेप आप लोगों ने सामने लाया है, क्या कहेंगे उसको लेकर? क्या आज शिकायत कर रहे हैं चुनाव आयोग के पास? क्या टेप है, मैं अभी देखने का मौका नहीं मिला। मैं तो सवेरे से इधर उधर दौड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे मौका नहीं मिला। क्या टेप है मुझे पता नहीं। एक ऑडियो है शीतलकुची के जो प्रत्याशी हैं टीएमसी के, उस घटना के दिन बात कर रही हैं और ये कह रही हैं कि शवों को लेकर रैली की जाएगी, शवों को रोक कर रखना। उनको तो मतलब शवों को लेके ही आज तक वो राजनीति की है। पहले 21 जुलाई का जो हत्या हुआ था उनके शहीदों को लेके, फिर उसके बाद नंदीग्राम, उसके बाद सिंगूर, तापसी मलिक, और जिन सबों को लेके वो राजनीति करते हैं उनके परिवार को पीछे मुड़ के भी नहीं देखते हैं। आज सिंगूर भी उनके हाथ से निकल चुका है, नंदीग्राम भी हाथ से निकल चुका है, राजारहाट भी उनके हाथ से निकल चुका है। जहाँ जहाँ वो जाती है अपने काम होने का बाद वो हाथ धो के चली जाती है। लेकिन शीतलकुची तो अभी बड़ा मामला है दादा, इसका फायदा उनको होते हुए नजर नहीं आ रहा है आपको? देखिए, कोई भी मृत्यु दुखित है, हम लोग सब दुखी हैं, लेकिन अगर सेंट्रल फोर्स जो हमारे देश को सुरक्षा देते हैं उनके आर्म्स को लेके हम टाना खींची करें, उनको हम घेर के अगर ये पूरा जो मामला आशिका समझाने की कोशिश बीजेपी के उम्मीदवार कर रहे हैं। दरअसल ये मामला ये है कि सीआईएसएफ की फायरिंग में 4 लोग मारे गए थे और इसको लेकर टीएमसी ने काफी मुद्दा बनाया था। 10 अप्रैल जो बीता चरण हुआ है उसकी बात है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई वो एक टेप सामने आया है जिसमें ममता बनर्जी बात करते हुए नजर आ रही है टीएमसी के नेता से और कह रहे हैं कि भाई रखिए ये शवों को, हम इनके साथ रैली और धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोगों को गोली मारी जा रही है। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, आपके पीछे भीड़ और पुलिस फोर्स भी नजर आ रही है। मतदान प्रतिशत मुझे लग रहा है ठीक ठाक होने वाला है आज 5वें चरण में। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से 4 चरणों में मतदान प्रतिशत जो लगातार हाई था, उसी तरीके से 5वां चरण में भी होने वाला, क्योंकि लोग सुबह से ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और देखिए प्रीति, जिस तरीके से शीतलकुची ऑडियो टेप मामले पर लगातार आप बात कर रही थी, देखिए उस मामले पर बीजेपी का दावा है कि जो वो ऑडियो टेप है वो ममता बनर्जी का है, टीएमसी नेता का है और उसमें वो शवों को लेकर प्रदर्शन की बात कर रही है। तो अब फिलहाल जो है इस ऑडियो टेप नहीं हुआ दादा, हम लोग का नहीं हुआ। I am going to the chief. I have got full authority to enter. And even they asked you to take out what picture? Not only that, they were touching the photographs of my goddess. It's my right. It's a democratic country. इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। मदन मित्रा बोलते हुए कमरहट्टी से उम्मीदवार है टीएमसी की तरफ से। पिछली बार चुनाव हार गए थे, इस बार चुनाव मैदान में फिर से पहुंच गए हैं। साथ ही सारदा घोटाले में भी उनका नाम हुआ था, जेल भी गए थे, लेकिन कुछ उन्हें समस्या दिख रही है, किसी तरह की रास्ते में उन्हें रोकने की बात सामने आ रही है। इस पर हम डिटेल जरूर लेंगे हमारे सहयोगियों से जैसे उनके पास इनपुट आता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये लोकतांत्रिक देश है और इसमें सबको अपने अधिकारों का हक है कि वो अपने अधिकारों का पालन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें शायद वो कहीं जाना चाह रहे थे, वहां रोका गया है। किन लोगों ने रोका है उस पर मैं जानकारी लगातार जुटाने की कोशिश कर रही हूँ। अमित, मदन मित्रा क्यों नाराज, खफा खफा से दिख रहे हैं?
देखिए मदन मित्रा का जो शेड्यूल था कि वो काली मंदिर में जाके वहां पर पूजा करने वाले थे और उसके बाद पूजा करके वापस वो कमरहट्टी आने वाले थे। चुनाव आयोग ने इस बार नियम में जरा तब्दीली की है कि कैंडिडेट को जहां भी जाना है, जिस सड़क से जाना है, जिस बूथ पर जाना है, वो पहले चुनाव आयोग को जानकारी देनी होगी। अब देखना होगा कि मदन मित्रा ने जहां जहां उनका मूवमेंट तक किया उसको चुनाव आयोग को इस बारे में जानकारी दी थी या फिर मामला कोई और है। तो इस पूरे मामले पे इस बार जो है, जो प्रीति हम बात करते हैं, चुनाव आयोग बहुत ज्यादा सख्त है। चुनाव आयोग कैंडिडेट को लेकर सख्त है। चुनाव आयोग ने एक बैठक की, उस बैठक में जिस तरीके से पिछले 4 चरणों में कैंडिडेट के गाड़ी तोड़े गए, जिस तरीके से हिंसा हुई है, जिस तरीके से हावड़ा उत्तर इलाके में हमने बमबाजी होते हुए देखी है, तो उन सब मामले पे चुनाव आयोग ने एक बैठक की थी। और चुनाव आयोग जो है इस बार पूरी तरीके से सख्त है। जिस तरीके से सबसे पहले ममता बनर्जी को 24 घंटे के लिए बैन किया, बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के लिए बैन किया 24 घंटे के लिए, चुनाव प्रचार से बैन किया गया था ममता बनर्जी, दिलीप घोष को भी, पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष स्टेट के राहुल सिन्हा को बैन किया गया था और तमाम नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। तो जाहिर तौर पे इस बार चुनाव आयोग बहुत सख्त है और पहली बार ऐसा हुआ है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान कि कैंडिडेट जो है जिस रूट से जाएंगे उस रूट से उन्हें पहले जानकारी देनी पड़ेगी कि उस रूट से उन्हें जाना है, उस बूथ पे जाना है, ताकि उस एरिया पे पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कर दी जाए। सुरक्षा व्यवस्था वैसे सभी बूथों पे पश्चिम बंगाल के जहां भी चुनाव हो रहा है, जहां पर 45 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उन सभी 45 सीटों पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बूथ के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, बूथ के बाहर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं। मैं अमित रोक रही हूं, आपको एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि अवधेशानंद गिरी ने प्रधानमंत्री के उस ट्वीट पर जवाब दिया है जिसमें प्रधानमंत्री ने प्रतीकात्मक कुंभ को रखने की अपील की थी। पीएम के आह्वान का सम्मान उन्होंने ये बात कही है। जीवन रक्षा पुण्य का काम है, इस बात का भी जिक्र उन्होंने अपनी बात में रखा है। अवधेशानंद गिरी का जवाब प्रधानमंत्री के उस ट्वीट पर जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने प्रार्थना की है कि शाही स्नान हो चुके हैं और कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए और इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। इस पर जवाब दिया है अवधेशानंद गिरी ने, जो कह रहे हैं कि लोग कोरोना नियम माने। साथ ही उन्होंने कहा कि जीवन बचाना मानव का सबसे बड़ा पुण्य है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि आज या कल, मुमकिन है आज ही, कि कुंभ समाप्ति की ओर बढ़ चले और जो 30 अप्रैल तक चलना था, जिसकी जानकारियां लगातार सामने आ रही थी कि अब आगे बढ़ाया ही रखा जाएगा, यानी जब तक कुंभ चलना है तब तक चलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री के इस अपील के बाद ऐसा लग रहा है कि संत समाज एकजुट होकर आगे आएगा और कुंभ को समाप्ति की ओर बढ़ाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का हम सम्मान करते हैं। जीवन की रक्षा महत्वपूर्ण है। मेरा धर्मपरायण जनता से आग्रह है कि कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए भारी संख्या में स्नान के लिए ना आए और नियमों का निर्वहन करें। लेकिन इसमें इस बात का जिक्र विक्रांत कहीं नहीं दिख रहा है कि कुंभ को समाप्ति की ओर ले जाया जाए। देखिए, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री का ट्वीट सामने आया था और उसके जवाब में स्वामी अवधेशानंद ने ट्वीट किया, निश्चित तौर पर ये इनका व्यक्तिगत फैसला नहीं होगा। जो प्रधानमंत्री ने उनसे अपील की है उसके लिए साधु संत सामूहिक रूप से बैठेंगे, मिलकर बात करेंगे और आगे का फैसला लेंगे। लेकिन स्वामी अवधेशानंद ने अपने तरफ से निजी तौर पर ये जरूर अपील लोगों से की है, धर्मपरायण जनता जो वहां पर कुंभ में आने वाली है उन सब से कहा है कि कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए वो भारी संख्या में ना आए स्नान के लिए और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि ये उनकी निजी रूप में वो इस तरीके की अपील कर सकते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने अनुरोध किया उसके लिए साधु संतों को सामूहिक रूप से फैसला लेना होगा। तो इंतजार हमें करना चाहिए कुछ देर की क्या साधु संत इस बारे में सकारात्मक कदम उठाते हैं। और जो प्रधानमंत्री ने उनसे अपील की है कि कुंभ के बाकी बचे हुए कार्यक्रम को प्रतीकात्मक रखते हुए कुंभ को फैसला लिया जाए, तो क्या संत समाज उस पर फैसला लेता है, इसके लिए कुछ समय इंतजार करना होगा। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री का ट्वीट आया तो उस ट्वीट के जवाब में स्वामी अवधेशानंद ने अपनी निजी हैसियत से ये ट्वीट किया कि वो जरूर अपील करते हैं व्यक्तिगत रूप में कि जो जनता है वो वहां पर भीड़ में ना आए और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करे। विक्रांत, और अगर ऐसा हो जाता है कि समय से पहले कुंभ समाप्त होता है तो ये भी अपने आप में एक इतिहास होगा कि समय से पहले कुंभ को खत्म किया जा रहा है, वो भी पेंडेमिक के दौर में। इन तमाम बड़ी खबरों के साथ साथ बंगाल पर हमारी खास निगाह बनी हुई है। 45 सीटों पर बंगाल में 5वें चरण के तहत चुनाव हो रहा है। हम जल्द लौट रहे हैं, बड़ी कवरेज लगातार हमारे सहयोगी डटे हुए हैं हर अपडेट के साथ।